हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हरीचंद सिंह फॉर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक 10 इन टीएफ ब्रांच। आपके मार्क्स है 62.67 और आपने गेट स्कोर अचीव किया है 828। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कौन से कॉलेज से हो। और फील फ्री टू ओपन, जैसे आप डिस्कशन करना चाहते हो ओपनली आप कर सकते हो। First of all, I want to thank you, sir, for your wishes. My name is Harichand Singh. I am from Agra. I have done my BTech from GCTA Kanpur in 2018 in Textile Technology branch. Currently, I am not working anywhere actually. I was working in Trident Group earlier before appearing for the GATE. In 2018, I was placed in Vardhaman Textiles. After working there for 4.5 years, I switched to Trident Group and I worked there for 1.5 years. After that, I resigned from there and I start preparing for GATE to 2025. I am preparing for GATE since August 2024. ओके। आपने अगस्त से आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी या इंग्लिश में ये पॉडकास्ट करें? ओके। बोथ हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके। तो मैंने जैसे अगस्त से चालू किया प्रिपरेशन करना सर। हाँ, तो आपने बताया 2024 अगस्त से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। एंड जी सर। 2025 का गेट आपका ये पहला ही गेट था? एक्चुअली मैंने 2019 में दिया था। उस टाइम पे मेरी रैंक आई थी 108। ओके। मैंने एक्सपीरियंस है मेरे पास 6 साल इंडस्ट्री में काम किया मैंने एक्चुअली। तो अभी यूपीपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई थी ना, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ से इंडस्ट्री से रिजाइन करके थोड़ा तैयारी कर लेते हैं उसके लिए। तो उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में था एक्चुअली। अक्टूबर में वो एग्ज़ाम हुआ नहीं, पोस्टपोन हो गया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो उसके बाद फिर ये गेट का एग्ज़ाम था, फिर मैंने इसकी तैयारी चालू करी। ओके। तो जैसे आपने अपने बारे में बताया, आपका वर्क एक्स ऑलमोस्ट 6 इयर्स का है। और आपने गेट जी। पहले दिया था 2019 में, आपका रैंक था 108 टीएफ ब्रांच में ही। और यस। फिर अभी आपका हाँ जी सेकेंड हाँ जी। अटेम्प्ट था जिसमें आपका रैंक आ गया AIR 10। तो टीएफ यस सर। ब्रांच के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। तो अगर उसके बारे में अगर आप बता सको थोड़ा सा। एक्चुअली ये टीए ब्रांच होती है टेक्सटाइल फाइबर, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है। जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था हमने, तो हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में एक्चुअली कि क्या ब्रांच है। लेकिन काउंसलिंग कराई थी तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो हमें लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो देखते हैं क्या ब्रांच है। उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे एक्चुअली। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना पहचाना, जाना, पढ़ा। तो इसका स्कोप अच्छा अच्छा खासा है देखा जाए तो। सबको पता ही है रोटी कपड़ा मकान है, तो कपड़ा तो सब पहनते ही हैं एक्चुअली। तो नेसेसिटी है अगर मतलब। डिजाइनिंग के क्षेत्र में देख लें हम, हाँ जी हाँ, डिजाइनिंग के क्षेत्र में देख लें या बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। निफ्ट हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी कॉलेज हैं। तो टेक्सटाइल का बहुत सारा वाइड फील्ड है इसका। पूरे इंडिया में देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, टेक्सटाइल से तो ये है कि आदमी इसके बिना रह ही नहीं सकता ना एक्चुअली। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया तो कि एक्चुअली ये कब प्लेस, हाँ हाँ जी हाँ जी। टेक्सटाइल इज बेस्ड ऑन द क्लोथिंग सेक्टर, और क्लोथिंग सेक्टर तो वो यस। नीड इंडिया की इतनी 150 करोड़ की हमारी जनता है, तो सभी को कपड़ा चाहिए। यस। लॉट ऑफ प्राइवेट हाँ जी हाँ प्लेयर्स आर जी। देयर, प्राइवेट कंपनीज आपको जॉब देती है। बट फिर बात रहती है जी। पीएसयूज की। पीएसयूज लिमिटेड होती है इस सेक्टर में। तो यस आपका यस। मोटिवेशन क्या था गेट लिखने का फ्रॉम द टीएफ ब्रांच? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ था, गेट का फॉर्म आया था तब। तब उसी टाइम पे सीएसपी है एक हमारा, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। तो उसने वैकेंसी निकाली थी 28, 2025 गेट मांगा था उसमें, 2025 गेट वालों के लिए उसके थ्रू ये प्रोसेस होना है मतलब। तो इसके बाद एग्जाम होने के बाद अभी उसका इंटरव्यू होना है। ओके। तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था एक्चुअली। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है दैट
पहले जो पीएसयूज है कुछ कुछ ऐसी है, पहले ही बता देती है कि हम गेट 2025 या 4 जो भी है उससे रिक्रूट करेंगे, तो आप गेट लिख यस लीजिए यस ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा यस यस लगता है यस कि बाद में आती है कंपनीज, ऐसा नहीं होता है। जैसे गेल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, आपने जो कंपनी बताई, तो ऐसी और थोड़ी कंपनीज है जो पहली अनाउंसमेंट कर देती है कि हम गेट्स के थ्रू रिक्रूट करेंगे, सो डू राइट दी गेट टू गेट दी अपॉर्चुनिटी। तो आपका भी वही यस यस मोटिवेशन था टू राइट दी गेट एग्ज़ाम, क्योंकि एमटेक यस आप सर। आपके जहन में नहीं था, आपके इसमें ऑलरेडी 6 इयर्स का वर्क एक्स है, तो आपको चाहिए था कि यस पीएस यस। आपको जाना है, परमानेंट जॉब होगी, अच्छा हाँ। प्रोफाइल होगा। सो ये आपका मोटिवेशन यस था। सर। ओके, अब आते हैं प्रिपरेशन के बारे में। जैसे नॉन टेक हो गया और टेक हो गया, तो आपने नॉन टेक कहाँ से पढ़ाई की एंड आपने मेरे को डिस्कवर कैसे किया? एक्चुअली मैं यूट्यूब पे नॉन टेक के लिए वीडियोस देखता था, मैथ के लिए, एप्टीट्यूड के लिए। तो मैथ में मैंने आपके प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी पेपर थे ना, टीएफ हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं यूट्यूब पे। तो मैं वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था एक्चुअली। तो मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा वो। तो फिर मैंने वहीं से काफ़ी सारी हेल्प ली, मैं वहीं से प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगा लिए मैंने। तो मेरे मैथ में इस बार 13 मतलब 13 आउट ऑफ 13 नंबर आए थे। ओके, जान के अच्छा लगा। और एप्टी कैसा था आपका? हाँ। एप्टी में मेरे इस बार आए थे 15 में से 12 नंबर आए थे। वो भी ठीक ठाक था, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा यूट्यूब से तो नहीं पढ़ा एक्चुअली। मैंने प्रीवियस पेपर ही लगाए हैं ज़्यादातर, देखा जाए तो लास्ट ईयर जो हमारे पेपर हुए 2010 से लेके अब तक के 2024 तक के जितने भी पेपर थे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था इस बार, सेम लेवल था। तो डुएबल था मतलब वो। ओके, तो आपके 2 मार्क कहाँ पर गए? इंग्लिश में गए, कॉन्ट्स में गए, या रीजनिंग में? मेरा एक एक मार्क गया सर इंग्लिश में गया, और एक रीजनिंग में गया था। ओके, तो ये आपने नॉन टेक के बारे हाँ में जी। बता दिया। और टेक के लिए आपने कौन से हाँ टीचर्स जी। हाँ फॉलो जी। किए या कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए? टेक के लिए सर मैंने अभी जब मैं कॉलेज में था फाइनल ईयर में 2018 में, तो उस टाइम पे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी वहाँ पे कानपुर में, कोचिंग है लोटस एकेडमी। ओके। ऑफलाइन बैच लिया था मैंने एक्चुअली, तो वहाँ पे मैंने 45 डेज का क्रैश कोर्स किया था फाइनल ईयर ओके। में। ओके। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे न्यूमेरिकल और थोड़ा मेरा बेस था वो थोड़ा मजबूत हो गया वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, फाइनल ईयर के बाद जॉब ले ली। तो मैं फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं इतना ज़्यादा। यस। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने 6 साल मुझे हो गया इंडस्ट्री में, तो थोड़ा मोड़ा जो हमारा जो रिलेटेड फील्ड है ना वो टेक्सटाइल से ही है। सारी मशीनें और उनका जो प्रोसेस फ्लो है वो सारा कुछ गेट से रिलेटेड ही होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक। तो मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो मैंने वहाँ से फिर एनपीटीईएल है, आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट है, एनपीटीईएल। तो मैंने वहाँ से टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वहाँ से कवर कर लिए। बाकी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर है उनकी एक बुक थी, और वो भी मैंने पढ़ ली थी। और बाकी अपने सारे नोट्स बना लिए अपने हैंड रिटन में। एनपीटी वेबसाइट है, वहाँ से मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिली। ओके, तो 90% मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन वहीं से करी है मैंने। स्टूडेंट्स जो टेक के लिए रिसोर्सेज खोज रहे हैं, क्योंकि टीएफ के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होता है, जैसे कि कोई पब्लिकेशंस बहुत या कम है, फिर बहुत कोई कम है। कोई कोचिंग। बुक्स बुक्स वगैरह भी नहीं है। अगर हमारे जो कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की लाइब्रेरी में ही इसके लिए बुक अवेलेबल है। बाकी आप मार्केट में देखोगे तो टीएफ के लिए कोई बुक ही नहीं है। करेक्ट, तो इसलिए मैंने आपसे स्पेसिफिक टेक के लिए कहा था कि कैसे आपने किया। तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे टीएफ से गेट लिखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे आपने कहा एनपीटीएल से आपने किया, प्रोफेसर के बुक्स आपने रेफ़र हाँ किए, जी। हाँ जी। एंड यूट्यूब पर कोई हाँ वीडियोस जी। थे टेक के लिए? एक तो एनपीटीएल के होते हैं, इसके यूट्यूब अलावा? पे नहीं, कोई नहीं, कोई वीडियो नहीं है सर। यूट्यूब पे एक्चुअली वहीं से अगर रीडायरेक्ट कर देते हैं वो एनपीटीईएल से, वहाँ पे जो वीडियो पड़ी हुई है, लेक्चर पड़े हुए हैं, वहीं से डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट कर देते हैं यूट्यूब के लिए। ओके, तो बेसिकली एनपीटीएल पर ही बाकी आपको उसमें रिलाई थ्योरी करना लेक्चर है। भी हैं। और हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। टीएफ की टेक्निकल के लिए हमें पूरा पूरा रिलाई करना पड़ेगा एनपीटीईएल पर। अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा उसको, तो 90% वो कवर कर सकता है सिलेबस को। और पीवाईक्यूज में आपने कौन से, कहाँ से आपने रेफ़र किया? क्योंकि अगर कहीं पर सवाल नहीं बन रहे, सोल्यूशन देखना हो, तो फिर गाइडेंस के लिए या फिर कहाँ से आपने रेफरेंस किया? मैं एक्चुअली 6 साल से मैं यही कर रहा था कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे मेरे पास। मैं वही सब इकट्ठा कर रहा था कि इसका ईयर वाइज 2000 से लेके 2024 तक का मैंने 6 साल में यही इकट्ठा किया था पूरा। एक एक क्वेश्चन, एक एक मतलब
पूरा मेरे पास नोट्स बने हुए रखे थे प्रीवियस ईयर्स की। और बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैंने कोचिंग का बहुत हेल्प मिली थी मुझे, बेसिक वहाँ से क्लियर हो गया था। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने ऑलरेडी उस पर मेहनत की थी। इन शॉर्ट, जब आप काम भी कर रहे थे तो बैकएंड पे ये थोड़ा सा प्रिपरेशन वाला पार्ट भी चल रहा था। ऐसा नहीं है कि बस हाँ आपने जी, हाँ जी। आपने सोचा और आपने एक साल में कर लिया। सो इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट जो आपने किया। अच्छा, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उनको पीवाईक्यूज के डिटेल सोल्यूशन चाहिए और आपको रीच करना हो, तो कोई मीडियम, ईमेल आईडी या किस तरीके से वो कर सकते हैं? या फिर हाँ आपने जी, जिस ईमेल तरीके आईडी से से कर सकते खोजा, हैं, हाँ जी। या फिर आपने जिस तरीके से खोजा वो भी आप अगर बता सको तो दोनों चीज़ें आप बता दो। ईमेल आईडी अगर आप स्पेल आउट कर सको तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ईमेल आईडी मेरी HARR HARR PAILWAR PAIL। ए, हाँ जी, PAILWAR ओके। 494@gmail.com। ओके, तो स्टूडेंट्स इस पर रीच आउट कर सकते हैं फॉर PYQ यस, सोल्यूशन। तो हमारे यस। हरिचंद सिंह जो है वो आपको हेल्प कर देंगे। और अगर आपने जिस तरीके से प्रोसेस किया है कि PYQs के डिटेल सोल्यूशन बनाए, स्टूडेंट्स को अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे? एक्चुअली उनको पहले तो बेस अपना मजबूत करना पड़ेगा पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि इसका डिटेल में सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा कहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है कोई इसका। एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करोगे तो वहाँ पे भी सोल्यूशन इसका मिलेगा नहीं आपको। आपको बुक्स पे ढूंढना पड़ेगा, आपको डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़नी पड़ेंगी उसके लिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको केवल आंसर की मिल जाएगा उसका। बाकी सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो सब नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन। ओके, तो तो इन आपको उसके लिए बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। इन शॉर्ट बुक्स रेफर करने पड़ेंगे, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे यस। तभी खुद से निकालना पड़ेगा। हाँ जी, और कोई हेल्पिंग हाँ हैंड जी, या हाँ जी। गाइडेंस आपको मिलने नहीं वाला है। ओके, तो ये तो हो गया यस सर। हमारे नॉन टेक एंड टेक का पार्ट। और आपने जैसे PYQs के बारे में बताया था, बुक्स के बारे में तो हो ही चुका है, यूट्यूब के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस आपने कब तक ख़त्म कर लिया था, कितने महीना आपने स्पेंड किए थे? एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन करना चालू किया था अगस्त में। अगस्त में मैं वहाँ से आया था जॉब छोड़ के, तो मैंने वहाँ से तब से चालू किया। उसके बाद मैंने पहले तो UPPSC का एग्जाम होने वाला था 20 अक्टूबर को। तो मैंने उसके लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ना चालू किया था, डीप में पढ़ना चालू नहीं किया था। फिर उसका नोटिस आया था 10 अक्टूबर को कि एग्जाम नहीं होगा, अभी पोस्टपोन हो गया है। तो 10 अक्टूबर के बाद मुझे लगा कि मुझे गेट के लिए डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो 10 अक्टूबर के बाद फिर मैंने डीप में पढ़ना चालू किया। तो मैंने एनपीटीईएल से पूरा डीप में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए वहीं से ही। तो मैं अपनी प्रिपरेशन अगर मैं बोलूँ तो मुझे 10 अक्टूबर से मैं बोल सकता हूँ, 10 अक्टूबर से मैंने स्पेसिफिक गेट के लिए चालू किया था। तो मेरा सिलेबस, एक्चुअली मेरा जो हमारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 से 6। एक तो हमारा होता है फाइबर, फाइबर होता है। फाइबर से हम यान बनाते हैं, फिर यान से फैब्रिक बनाते हैं। फिर फैब्रिक को फिर उसमें डाइंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक होते हैं 5 6। तो एक्चुअली जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था अभी, स्पिनिंग में था मैं। एक्चुअली स्पिनिंग मतलब यहाँ पे यान बनता है हमारा। तो वो वाले प्रोसेस तो मुझे पता ही था कि क्या होता है इसमें क्या है, तो उसके उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करी एक्चुअली। तो मैंने ज़्यादा जो पढ़ाई किया था, टेस्टिंग हो गया हमारा, यान हो गया, फाइबर हो गया, फैब्रिक हो गया। इन सब का सिलेबस है जो पूरा करने में मुझे टाइम लग गया था। जनवरी, 10 जनवरी के आसपास तक मेरा सिलेबस पूरा हो गया था। 10 जनवरी के बाद फिर मैंने रिवीजन चालू कर दिया था। प्रीवियस पेपर देखना चालू कर दिया था, रिवीजन चालू कर दिया था। तो तब जाके मेरा फिर 25 जनवरी तक मेरा पूरा रिवीजन हो गया था। 3 से 4 बार हो गया था। पच्चीस ओके। जनवरी तक मेरा हो गया था, मतलब 3 से 4 तो बार रिवीजन हो तो चुका था। आप इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि आपने ऑलमोस्ट 3 महीने ही प्रेप किया है। सो अक्टूबर, हाँ फिर जी, ये हाँ जी। नवंबर, दिसंबर, जैन। सो 3 महीने के अंदर आपने ये यस। AIR अंडर 10 हासिल किया है। सो अपने आप में काफ़ी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। सो और आप जैसे कह रहे हो इतने कम महीने में आपने किया है। सो हाउ मेनी आवर्स यू हैव वर्कड? एक्चुअली अगर मैं एवरेज देखूं डेली का, तो 8 से 9 घंटे। नॉट आठ मोर से देन 10 और नॉट लेस देन 8। यस, एट आठ टू से टेन आवर्स आठ डेली। से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नोट्स भी बनाना है, हाँ जी, सिलेबस भी ख़त्म करना है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो आपको डेली एफर्ट्स करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? रिवीजन के लिए एक्चुअली मैंने 3 तरह के पेन यूज कर रखे थे।
3 कलर के पेन यूज कर रखे थे। मैंने नोट्स बना रखे थे पूरा, जो भी बुक्स मैंने पढ़ी थी, एनपीटीईएल से जो मटेरियल वहां से लिया था, उसके मैंने नोट्स बना रखे थे। दो तीन तीन कॉपी थी मेरी एक्चुअली। तो मैंने 3 कलर के पेन यूज कर रखे थे उसमें। मुझे लग रहा था कि इसको मैं भूल सकता हूँ, रिवाइज करते करते समय मैंने उसको अलग कलर से मार्क किया था, जिसको मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा रिवाइज मतलब एग्जाम टाइम से पहले 10 दिन पहले 5 दिन पहले इसको रिवाइज करना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने अलग कलर का पेन यूज किया था। तो ऐसे ऐसे यार, पहली बार मैंने रिवीजन किया था तो थोड़ा टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। फिर जब दोबारा किया तो थोड़ा कम टाइम लगा, फिर तिबारा किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर तो रिवीजन हो गया था आसानी से, कंप्लीट हो गया था मतलब। ओके, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपने रेड पेन से मार्क किया होगा, जो टफ है और हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, हाँ जी, हाँ जी। देन उसको बार बार रिवाइज करना यस। था। तो ये रिवीजन हाँ स्ट्रेटजीज जी, हाँ आपने जी। फॉलो की है। तो रिगरस रिवीजन करते थे, जी। नोट्स को कितने बार आपने रिवाइज किया? एक्चुअली मैं मॉर्निंग के टाइम पे रिवीजन करता था एक सब्जेक्ट का, और इवनिंग के टाइम पे करता था मैं, मैथ हो गया हमारा और एप्टीट्यूड हो गया। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको मॉर्निंग में, मॉर्निंग 6 to 10, फिर बीच में थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लेके, फिर उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर शाम को फिर नॉन टेक्निकल, और ये नॉन टेक हो गया एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स करता था। ओके, तो हैबिट्स के हाँ बारे में जी। ज़रा बताना कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आपको अलग बनाती है, कौन सी अच्छी चीज़ें थी आपके और कौन सी बुरी चीज़ें थी जो शायद अगर थोड़ा अगर कम करते तो और बढ़िया होता। एक्चुअली मेरा जो, मैं मानता हूँ कि मेरी जो सबसे अच्छी बढ़िया आदत है, मेरी हैबिट है, वो मेरा पेशेंस लेवल है। क्योंकि कभी कभी लगता था कि इतना कम समय है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, कैसे होगा क्या होगा, मैं जॉब छोड़ के आ गया हूँ इसके लिए मान लो, तो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने पेशेंस थोड़ा रखा। मैं समझता हूँ कि मेरा पेशेंस है वो मेरा प्लस पॉइंट रहा है इसमें। थोड़ा पेशेंस से काम करिए, करते रहिए, लगे रहो, लगन से लगातार, वो डायलॉग है। तो उसमें मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिली पेशेंस को लेके। अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो हॉबी में मेरा कुकिंग स्किल मेरी थोड़ी अच्छी है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। बीच बीच में कभी मान लो थोड़ा नहीं मन कर रहा है पढ़ने का किसी दिन, तो कुकिंग कर लिया तो उससे थोड़ा मन अच्छा रह जाता है। ओके, तो आपका कहना है कि पेशेंस आपकी इसमें बहुत है, और कहीं ना कहीं आप मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आप कुकिंग भी करते थे, ताकि पढ़ाई से ऊब जाते हैं कई यस। बार, बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा हैबिट भी होना चाहिए, किसी का हाँ जी, हाँ स्पोर्ट्स जी। होता है, किसी का म्यूज़िक होता है, आपका कुकिंग है। सो इट्स गुड। और ये प्रिपरेशन में आपको काफ़ी बूस्ट देता है। अब आप जैसे बताए थे कि आपने यस, यस। ड्रॉप लिया था, अब ये बड़ा डिसीजन हाँ होता जी, है, आप 6 साल काम कर रहे हो, डेली एक रूटीन बन जाता है, अमाउंट क्रेडिट हो जाता है हाँ जी। मंथ एंड पे, और ये सारी चीज़ होती है। और घर पे भी ऐसा होता है कि अभी हमारा बच्चा एक फाइनेंशियली स्टेबल जॉब में भी है, फिर एक डिसीजन बनाना कि विदाउट सच अ बैकअप कि मैं 1 साल ड्रॉप ले करके ये सारी चीज़ करूँगा, तो घर वालों का कैसे रिएक्शन था, एंड वो माहौल कैसे था, कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जॉब कर रहा था भोपाल में, मैं कंपनी थी हमारी, तो भोपाल में जॉब कर रहा था मैं। अभी लास्ट ईयर फरवरी में मेरा छोटा भाई है, उसका इनकम सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया था सिलेक्शन। तो वो वहाँ पे छुट्टी आया हुआ था ऐसे जून में, जून 2024 में वहाँ पे छुट्टी आया हुआ था वो 10 दिन के लिए। तो मैं ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि तुम अच्छे मतलब सेट हो गए, अच्छा खासा है, ये है वो है। तो उन्होंने सोचा कि हमने सोचा कि क्यों ना हम ये छोड़ के थोड़ा तैयारी कर लेते हैं हम भी। काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं तो उनकी तैयारी कर लेते हैं, लेक्चरर का एग्जाम होने वाला था। तो ऐसे ही फिर हमने घर पे बात करी, तो घर वालों ने भी थोड़ा मोटिवेट किया कि हाँ कोई नहीं कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, छोटा भाई सेट हो ही गया है तो घर पे भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ऐसे करके थोड़ा सा घर वालों ने भी सपोर्ट कर दिया। घर पे आए तो इन्होंने बोला कि थोड़ा पढ़ने में टाइम दो, नौकरी तो ये है कि प्राइवेट नौकरी है, क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो फिर दोबारा चले जाना, तो वो भी एक मोटिवेशन था। तो ऐसे करके हमने फिर डिसीजन ले लिया कि चलो तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर स्टूडेंट मुझको पूछता है कि सर जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले पेरेंट्स से बात करो, अगर वो यस, कन्विंस्ड यस। है, और दूसरा आपको अपने आप पे बिलीफ है, कि दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो यस, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए और आपको अपने आप पर भरोसा चाहिए कि मैं निकाल लूँगा, तो ही आप ये डिसीजन यस, लेना। यस। नहीं तो क्या होता है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं होते हैं, तो गेट एग्ज़ाम लिखते समय, प्रेप करते समय डेली ये प्रेशर होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि कोई बैकअप नहीं है, यस, कोई बिल्कुल सपोर्ट आता है, सिस्टम बिल्कुल नहीं आता है। है। तो आपको कभी हम्म। ऐसा फील हुआ है कि इस बार नहीं हुआ, गलती से कोई ऐसे ओवर थिंकिंग थॉट प्रोसेस में आ ही जाता है कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा?
मेरा तो फिर यही था कि ये तैयारी कर रहे हैं तो ये तो थॉट प्रोसेस आना ही है। मान लो हम ऐसे जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के आते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस, ये थॉट आना ही जरूरी है, मतलब आता ही है ये तो। ये मान लो मेरा नहीं है कि हर किसी का ही है एक्चुअली। तो फिर ये था कि अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसमें एक मेरा मोटिवेशन ये भी था कि वहाँ के वर्क वर्क कल्चर को देखते हुए मुझे लगता था मुझे वहाँ पर दोबारा नहीं जाना है। तो वो भी एक मोटिवेशन था, मुझे नहीं नहीं जाना है तो मैं थोड़ा और पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। ये भी एक मोटिवेशन था मेरे लिए एक्चुअली। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कई बार है ना, स्टूडेंट्स रियलिटी चेक नहीं लेते हैं। एक बार आपको जाना चाहिए प्राइवेट कंपनी में। आपको, जब आपने स्विच भी किया, आप पहले वर्धमान टेक्सटाइल में थे, ठीक है, फिर बाद में हाँ आपने जी, हाँ जी। टी ग्रुप में आपने ज्वाइन किया, वहाँ पर आपने काम हाँ किया। जी, हाँ तो हाँ जी। वर्धमान का प्रोफाइल कैसा था? यू आर हैप्पी क्योंकि 4.5 ईयर्स आपने वहाँ पर बिताया है। वहाँ का प्रोफाइल एटमॉस्फियर बहुत अच्छा था, वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैं एज ए टीजीटी गया था एक्चुअली। जीईटीज बोलते हैं जैसे इसको हम दूसरी ब्रांच के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ऐसे गया था मैं वहाँ पे कॉलेज से, कैंपस से। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक साल तो केवल ट्रेनिंग दी थी, केवल कुछ नहीं काम करना है आपको, केवल सीखना है। वहाँ पे एक्चुअली जो प्रोसेस प्रोडक्शन हाउस होता है उसमें मशीन्स लगी रहती हैं। तो मशीनों के बारे में वो आपको मैनुअल दे देते हैं। मैनुअल से जैसे हम अपने नोट्स बनाते रहो, मशीन्स के बारे में पढ़ते रहो, पूछते रहो मैनेजर से। बस एक साल तो वहाँ पे ऐसे ही निकल गया, एक साल तो। उसके बाद फिर दूसरे साल में उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू किया, शिफ्ट हैंडलिंग देना चालू किया, मैन पावर हैंडलिंग कैसे होता है ये बताया, मैन पावर प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस फ्लो क्या है, कैसे इसको बैलेंस करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सब वहाँ पे चलता रहता था। बाकी स्पोर्ट्स भी था थोड़ा मोड़ा, और कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहते थे। तो वहाँ पे बड़ा बड़ा मजा आता था, काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे छोड़ा क्यों फिर आपने 4.5 ईयर्स के बाद? एक्चुअली मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं था उस टाइम पे। तो फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। वहाँ पे थोड़ा सैलरी, मेरा पैकेज थोड़ा कम था। तो मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आया तो मुझे 100% हाइक मिल गया था एक्चुअली, और फिर दूसरी जब कंपनी में तब आया मैं। जब दूसरी कंपनी में आए तो ऐसा क्यों हुआ कि 1.5 ईयर्स में आपको ऐसा हो गया कि अब यहाँ से निकलना है? जब आपको कोई कंपनी पैसा दे रही है, ज़्यादा पैसा दे रही है, तो वहाँ पे ये था कि 1 2 3 वाला सिस्टम था वहाँ पे। एक आदमी, डबल सैलरी और ट्रिपल काम, मतलब ये वाला ओह। सिस्टम था। तो आपको वहाँ पे सुबह जाना है, शाम का आने का पता नहीं कब आओगे नहीं आओगे। मतलब सुबह 6 बजे जा रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, कभी कभी 7 बजे आ रहे हो। मतलब कल्चर थोड़ा, वर्क थोड़ा, लाइफ बैलेंस नहीं थी अच्छी खासी। तो मुझे लगा यहाँ से बेटर है कि पैसा, पैसा तो है मान लो, पैसा तो ठीक ठाक था, लेकिन ये है कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे लगा यहाँ से थोड़ा अब निकलना बेटर रहेगा मेरे लिए। ओके। फैमिली भी थोड़ी सेट हो गई थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सही हो गई थी हमारी। ओके, तो जैसे आपने बताया था कि आपका जो फर्स्ट जॉब था वो काफ़ी सेटिस्फाइंग था क्योंकि वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस था, और आप नए भी थे तो काम सीख यस। रहे थे और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो रहा था। फिर जैसे आपने बताया कि दूसरे कंपनी हाँ में जी। गए तो वहाँ पर 1 2 3 का फिलोसफी था। ये मैंने पहली बार सुना है, दैट एक हाँ आदमी हाँ। को डबल सैलरी दो और ट्रिपल काम करा। सो क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही प्राइवेट कंपनीज में मैंने काम किया है, सो हाँ, ये काफ़ी यूनिक था और आपसे सुना है मैंने। सो दैट वाज द रियलिटी चेक जहाँ अच्छा। पर आपका मन नहीं मान रहा था एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड गेट के थ्रू और ये गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो स्टूडेंट्स को निराश नहीं हाँ होना है। जी, कहीं अगर गलत डिसीजन हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर अटक गए, तो ब्लेम या रिग्रेट करने से बेटर है आगे के बारे में सोचना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि पीछे का यस तो यस। चेंज कर नहीं सकते एंड आगे ही करना नहीं कर पड़ेगा। सकते। राइट, तो आपने जैसे मन बनाया था यूपीपीएससी का, बट शायद नोटिफिकेशन आया था, मैंने भी वीडियो बनाया था शायद जॉब अपडेट पे, एंड देन उन्होंने बैक ऑफ किया हाँ अक्टूबर हाँ। टाइम, आप जैसे बता रहे हो। बट नेवरदीलेस आपके लिए वो एक दूसरा ड्रॉबैक था कि यार ये कैसे हो गया, अभी प्रेप कर रहे थे, एग्ज़ाम होने वाला था और ये कट ऑफ कर दिया इन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद आपने, उस टाइम पे बड़ी दिक्कत हुई थी जब वो पोस्टपोन हुआ था तब। हाँ, लगा था अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ क्योंकि आपका एक क्लियर एक ही गोल था यूपीपीएससी, और आपने कुछ सोचा नहीं होगा उस समय पे कि ये बैकअप होना चाहिए और ऐसे हाँ कुछ हो। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। यस यस। फिर बाद में आपको कैसे पता चला कि गेट लिख करके हमको ये जो नोटिफिकेशन आपने बताया था ये कंपनी का है, ये आप तक पहुंची कैसे? एक्चुअली ये लास्ट ईयर भी आया था, 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था। तो मेरे कुछ हैं, फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं। तो बताते रहते थे कि आने वाला है, क्या है इस बार गेट के थ्रू ये सीएसपी रिक्रूटमेंट करेगी नहीं करेगी।
तो वहीं से मुझे पता चला, फिर नोटिफिकेशन आ गया, फिर तो सही था मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा हो, ताकि कहीं पर अटक जाओ लाइफ में यस। तो आपके फ्रेंड्स भी आपको गाइड कर देते हैं। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छे थे, ऑलरेडी वो पीएसयू कंपनीज में काम कर रहे हैं, सो दैट वाज गुड गाइडेंस फॉर यू कि भाई नोटिफिकेशन आ जाता है तो तू भी प्रेप कर ले, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गुड। तो यस। आपका यस। सर्कल ऐसा आपने बनाया था कि सभी हार्ड वर्किंग आपके इर्द गिर्द के कनेक्शन में थे। अच्छा, आप बात करते हैं कंसिस्टेंट आप कैसे रहे, क्योंकि कंसिस्टेंस जो एक काम है ये रोज रोज करते रहना इतना सारा डेली बेसिस पे ये हो नहीं पाता है। सो आपने ये कैसे मैनेज किया? नहीं, एक्चुअली शुरुआत में तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में था, तो वहाँ पे मैक्सिमम आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, वो भी जब मैं पूरी मन से पढ़ना चाह रहा हूँ, तब उस केस में मैं 1 घंटा या आधे घंटे ही पढ़ पाता था। मैंने सोचा घर पे पहुँच के देखते हैं क्या रहेगा। तो मैंने शुरुआत में तो 2 घंटे से पढ़ना चालू किया, फिर धीरे 2.5 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, धीरे धीरे करके ऐसे करके फिर घर वाले भी मोटिवेट करते थे। तो थोड़ा टाइम टेबल भी ऐसा था कि सुबह जगो, तो सुबह सुबह फ्रेश रहते हैं, पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा आधे घंटे पढ़ने के बाद, 1 घंटे पढ़ने के बाद, फिर और बेटर लगने लगता है आपको, फिर चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। न्यूमेरिकल कर रहे हो आप, न्यूमेरिकल में अच्छा लगता है आपको, जब एक सॉल्व करने के बाद दूसरा सॉल्व करोगे तो और अच्छा लगता है, तो उसमें मोटिवेशन मिलता रहता है आपको। बाकी प्रीवियस पेपर देखते हो आपके, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी किया था, ये लास्ट ईयर में आया था, तो ये ऐसे करके मोटिवेशन मिलता रहता है आपको। तो वो एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो आपके साथ भी ऐसा ही है, यस। धीरे 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 हमको आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआत हमेशा वही होती है ना कि कम घंटों से होगी क्योंकि आदत सी नहीं है। फिर धीरे धीरे आपको पुश करना है डेली यस। यस। बेसिस पर, तब जा करके होगा, और गिव अप नहीं करना है। तो आपकी गिव अप ना यस। करने के पीछे आपको हमेशा ऐसा होता होगा यार नहीं हो पा रहा है, तो शायद 1 साल का भी ये ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो जब ऐसा अगर कुछ फीलिंग आता था कि गिव अप कर लेते हैं, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे टू नॉट गिव अप? नहीं, ऐसा तो फीलिंग एक्चुअली नहीं आया कि गिव अप करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। गिव अप करने का कोई मतलब कोई ऑप्शन था ही नहीं एक्चुअली। तो पढ़ना तो था ही, क्योंकि मैं वहाँ से डिसीजन लेके आया हूँ, तो मैं सोच के कुछ आया हूँ, वहाँ से मुझे पढ़ना ही है। अब तो ये लास्ट मौका है मेरे पास। मैं तो ये ऐसे ही मान के पढ़ा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये लास्ट एग्ज़ाम है एक्चुअली। इसके बाद मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना है, ये लास्ट ही है। उस तरह से मैंने एक्चुअली सोचा कि पढ़ने के लिए, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। बाकी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने भी थोड़ा, मैं होता था कभी कभी मैं आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा घर वाले भी समझाते थे कि कोई नहीं, रेस्ट कर लो थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, तो फिर से दोबारा से पढ़ाई चालू कर दी थी। तो ऐसे ही फिर चलता रहा, 3-4 महीने निकल गए फिर, ऐसे पढ़ते आपकी पढ़ते। आपकी ये लाइन से मेरे को मिल्खा सिंह मूवी की एक सीन याद आ गई। वो पाकिस्तान की कोच उनको कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी रेस होगी, तो मिल्खा सिंह कहते यस। हैं यस। यस। भागूंगा भी वैसे ही। हाँ, तो वही मान लीजिए आप, मेरा यही एम था कि यही लास्ट ईयर एग्जाम है। हाँ, तो आपका भी एकदम वैसा ही था कि लास्ट एग्ज़ाम जैसी है तो लिखूंगा भी वैसे ही। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी इंस्पायरिंग है, और काफ़ी आपसे बात करके एक एनर्जी फील होती है दैट आप फोकस्ड हो और बिलीवर हो कि काम किया तो रिजल्ट आएगा, और काम करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो ऑप्शन। सो कंसिस्टेंसी ये आपका एक रीज़न था दैट यू हैड नो ऑप्शन। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप बैकअप्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, या बैकअप रखने से क्या डीफोकस हो जाते हैं या डिविएट हो जाते हैं अपने गोल से? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपके पास मान लो कंफर्म बैकअप है, आपने सोच के रखा है मेरे पास ये है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, फिर तो कहीं ना कहीं आपको जब डिमोटिवेट होते हैं ना कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में फिर ख्याल आता है कि अच्छा मेरे पास तो वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कोई अगर तैयारी कर रहा है तो। ओके, तो बैकअप सिक्योरिटी दे देता है आपको, और फिर आपका जो हाँ फोकस जी। और एनर्जी है वो गिरा देता है। सो बैकअप यस। कम यस। ही हो ना के बराबर हो, देन यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। अच्छा, अब यस। आखिरी एक टेस्ट सीरीज पर आ जाते हैं। क्या टेस्ट सीरीज आपने लिखा था कहीं पर? एंड इफ़ यस तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताना। नहीं लिखा सर, एक्चुअली मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखा कोई, यही प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं। हम्म। बाकी टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल वैसे है नहीं, टीएफ के लिए अवेलेबल है तो उसमें भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मिक्सअप करके थोड़ा मोड़ा नया क्वेश्चन बना के है दे देते हैं। लेकिन बाकी टेस्ट सीरीज कुछ है नहीं इसके लिए, टीएफ के लिए ओके। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी जर्नी
हमारे कम्युनिटी ने सुनी होगी कि कैसे आपने ड्रॉप लेकर के पढ़ाई किया है। सेकेंड अटेम्प्ट था ये आपका, पहला अटेम्प्ट भी आपने बढ़िया ही किया था, 108 आपकी रैंक थी। एंड आपने कंपनी में काम किया, आपने कंपनी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताए। फिर आपके जो प्रिपरेशन के सोर्सेस है, यूट्यूब से हो गया, फिर टेक के लिए आपने बताया, पीवाईक्यूज़ आपने खुद से ही सारे सॉल्यूशंस खोजे। एंड इनफैक्ट आपने हेल्पिंग हैंड भी दिया है, जो स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपके नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, मेल आईडी आपने दिया है। एंड आपने अपने एक हैबिट के यस। बारे में बताया कि डेली कैसे पढ़ाई करते थे, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या स्ट्रैटेजी थी। तो आखिरी में आते हैं इस पॉडकास्ट के टॉप 3 गोल्डन रूल्स फॉर द गेट TF 2026 एस्पिरेंट्स। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? पहला पॉइंट है मेरा कि अगर आप सिलेबस पे फोकस कर रहे हो ना, पूरा मतलब इधर उधर नहीं भागना है। कि हम क्या करते हैं, हमने कोई टॉपिक ले लिया, ये वाला टॉपिक हमने इस वाली बुक में पढ़ लिया, फिर दूसरी बुक में पढ़ लिया, तो वो टॉपिक अच्छे से फिर कवर हो नहीं पाता एक्चुअली। और इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं गेट के लिए। गेट में आपको जो सिलेबस दिया है, वहाँ से सिलेबस उठाइए आप, कोई एक बुक उठाइए या NPTEL कोई एक सोर्स लीजिए, मतलब वहाँ सोर्स से उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो उसके बारे में, तो ये नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन एक ही सोर्स से पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और दूसरा मैं बोलूँगा कि सिलेबस आपको लगता है कि लास्ट जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी तब भी नहीं हो पाता है किसी किसी का। एक्चुअली मुझे भी लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा। तो हमें स्टक हो जाते हैं, हम सिलेबस में सिलेबस पूरा करने में स्टक हो जाते हैं, तो हम आगे रिवीजन पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं दूसरा नियम बोलूंगा कि आपको सिलेबस आपको 10 जनवरी या मैक्सिमम 15 जनवरी तक जितना हो पा रहा कर लो। 15 दिन में आपको पूरा रिवीजन ही करना है। उसके अलावा आपको नया सिलेबस देखना ही नहीं है। जो हो गया, जितना हो गया वो हो गया। मैक्सिमम 10 जनवरी मान लो, 10 जनवरी से के बाद नहीं आपको देखना है कि आपको नया सिलेबस करने की जरूरत है। तीसरा है कि अगर मैं बोलूँ तो मेरी भी इसलिए मिस्टेक्स हुई हैं पेपर में, एग्जाम में बहुत छोटी छोटी गलती हुई हैं। वो आपको गलतियों को सुधारना पड़ेगा, आपको एक्चुअली पेशेंस रखना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो देखने पड़ेंगे अच्छे से, कि यहाँ पे मैं ये गलती कर सकता हूँ। एनालिसिस करना पड़ेगा खुद को। तो इसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये तीसरा वाला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको 5 to 8 मार्क्स है ना, ये ऐसे ही चले जाते हैं हमारे। हमें सिलेबस पता है, क्वेश्चन पता है, आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसकी वजह से हमारा मार्क्स कट जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, 8 to 10 मार्क्स मेरे भी गए हैं। और नहीं तो हो सकता है मेरी अच्छी रैंक आ जाती, और भी बेटर हो सकता था। ओके। तो जिस तरीके से आपने बताया था कि सिलेबस में अक्सर होता यही है कि आज के टाइम में यूट्यूब वीडियोस है, बुक्स है, गूगल है, तो इतना सारा अबंडेंस है कि स्टूडेंट्स फोकस ही नहीं कर पाते। और अगर कहीं पर एक बार पढ़ लिया और फिर कहीं दूसरा कुछ मटेरियल आ गया, तो उनको हमेशा लगता है कि अरे इसमें भी और कुछ है, तीसरे मटेरियल में इसमें भी कुछ और है। तो ऐसे करके वो यस। एक ही सब्जेक्ट को ऐसे 3-4 जगह से पढ़ने के चक्कर में 3-4 महीने गवा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट यस। ही नहीं यस। हो पा रहा है। तो आपका सजेशन ये है, एक सोर्स को पकड़ो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि ये जो टीचर है ये डेप्थ में पढ़ा रहे, इससे मेरा मेजॉरिटी कवर हो जाएगा। सो अगर 80% भी कवर हो यस। जाएगा तो बाकी 20% PYQ से हम कर लेंगे। तो आपका सजेशन है फोकस तरीके से सिलेबस खत्म करो, लिमिटेड रिसोर्स से, एक या एक से ज़्यादा दो, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। दूसरा आपने कहा था कि जनवरी यस। 10 तक आपको सिलेबस ख़त्म कर देना है, फिर उसके बाद तो रिवीजन ही है। मैं तो कहता हूँ कि दिसंबर तक ख़त्म कर लो ताकि रिवीजन अच्छे तरीके से कर सको और प्रैक्टिस कर सको। और खींचना नहीं है सिलेबस के हम एंड तक खींचे जा रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ये आपका सजेशन है, ताकि रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कर यस। सके। और तीसरा आपने PYQs बताया, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। और वही आपके लिए एक मेंटर भी है जो आपकी सिली मिस्टेक्स बताएगा कि आप शायद कंसेप्ट्स में वीक हो, या आप फॉर्मूला भूल जाते हो, या फिर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, जो मैथ्स के बेसिक इंटीग्रेशन, डेरिवेशन या सिंप्लीफिकेशन है उसमें, या आप कैलकुलेशंस में गड़बड़ करते हो, या वर्चुअल कैलकुलेटर में गड़बड़ हो रही है। तो जो भी पॉइंट ऑफ सिली मिस्टेक्स है वो आपको PYQ सॉल्व करते वक्त पता चल जाता है। सो ये आपके तरफ से टॉप 3 गोल्डन रूल्स थे। एंड थैंक यू हरिचंद सिंह फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट, काफ़ी कुछ सीखने मिला। और टी थैंक यू एफ सर।
टीएफ एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेस है, तो आपने जिस तरीके से सारी चीज़ें बताई है काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अपकमिंग टीएफ ब्रांच से पेपर लिखेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। एंड आप थैंक जब यू सर, पीएसयू थैंक यू सर। पीएसयू पहुंच जाएंगे हम दोबारा से एक और बार इंटरव्यू करेंगे कि पीएसयू ओके की सर। जर्नी कैसी थी और आपका प्रोफाइल कैसा था, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।